हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। तो आज शुरू करते हैं 8वें चैप्टर उप सह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयवता। उप सह संयोजन यौगिकों की समावयवता क्या होती है? उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता यानी कि इसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, आइसोमेरिज्म उसी की होती है जब एक परमाणु या एक परमाणु का आणविक सूत्र दूसरे परमाणु के बिल्कुल समान होता है लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। कहते हैं एक तत्व का आणविक सूत्र या बोलेंगे एक यौगिक का आणविक सूत्र। कोई आप कंपाउंड ले लें, यौगिक बोलेंगे, यौगिक कोई एक यौगिक होगा, उसके आणविक सूत्र तो बिल्कुल समान होंगे लेकिन भौतिक एवं रासायनिक भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, जैसे लिखेंगे उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता। तो समावयवता को बताने से पहले हम बताते हैं, यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, नोट करते चलें साथ में हमारे कि बोलते हैं जब यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं, आइसोमेरिक कहलाते हैं। समावयवी को बोलेंगे आइसोमेरिक कहलाते हैं। परंतु इस घटना को इस घटना की जगह पर लिख सकते हैं, यह घटना समावयवता कहलाती है। समावयवता को बोलेंगे आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्या बोलते हैं यहां पर, यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक समान होते हैं परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं और रासायनिक गुण अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, एक जैसे गुण नहीं होते हैं। कोई लिक्विड अवस्था में होगा तो कोई सॉलिड स्टेज में होगा, कोई आयन अलग देगा, कोई अलग बंध बनाएगा। तो इनके जब भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं लेकिन अणुसूत्र बिल्कुल एक समान होते हैं तो क्या कहलाते हैं? उप सह संयोजन यौगिक की समावयवी कहलाते हैं। परंतु इस घटना को समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसकी जो घटना होती है बनने की वो आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे हम लिखें NH3CN का होल 4 Br2 और बाहर की ओर लिख दें SO4। ये आपका एक उप सह संयोजन यौगिक पूरा लिखा हुआ है।
बिल्कुल उदासीन कंपाउंड है और इसमें कोई भी आयन नहीं है। लेकिन हम इसका अगर एक समावयवी और लिखें तो लिखें NiCN का होल 4 SO4, अंदर आ गया सल्फेट और Br2 बाहर लगा दें। तो देखिए इस उप सहसंयोजन यौगिक में निकिल केंद्रीय धातु आयन है, इसमें भी केंद्रीय धातु आयन है। इसमें 4 साइनाइड के लिगेंड लगे हुए हैं, इसमें भी साइनाइड के 4 लिगेंड लगे हुए हैं। इसमें ब्रोमीन के 2 लिगेंड है तो इसमें भी बाहर 2 ब्रोमीन के लिगेंड है। अणुसूत्र तो एक समान है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ ब्रोमीन 2 अंदर है संकुल यौगिक में, लेकिन यहाँ बाहर है। बस क्रियाविधि, इसी कारण तो इनके रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भौतिक एवं रासायनिक गुण, अब ये ब्रोमीन आयन देगा, ये सल्फेट आयन देगा। यहाँ सल्फेट है तो इसके अंदर सल्फेट उपस्थित है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और एक बात आपको बता देते हैं कि समावयवता केवल उप सहसंयोजन यौगिकों के लिए नहीं होती है। समावयवता केवल उप सहसंयोजन यौगिकों के लिए ही नहीं होती है, समावयवता कार्बनिक यौगिकों में भी पाई जाती है। आप जानते नहीं है कि जैसे लिखें C2H5OH, इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, और इसी के आधार पर ये ईथर के समावयवी हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं CH3OCH3, ये है डाई मेथिल ईथर। देख लीजिए आणविक सूत्र बिल्कुल एक समान है। देख लीजिए कितने कार्बन है एथिल अल्कोहल में? 2 कार्बन। तो यहाँ डाई मेथिल ईथर में भी 2 कार्बन है, एक यहाँ पर और यहाँ एक यहाँ है। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने? 5 और 1 6। तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, ये 3, ये टोटल 6 हो जाते। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। एथिल अल्कोहल डाई मेथिल ईथर के बिल्कुल समान होता है। अगर आप इसके बाद में कुछ और लिखना चाहें तो वो भी इसके समान हो जाएगा। जैसे एथिल अल्कोहल को बता रहे हैं तो दूसरा और लिख लीजिए C4H9OH, ये लिखा है ब्यूटेनॉल। ये H9 है, G नहीं है, H9, यानी कि C4H9OH, इसे कहते हैं ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल अल्कोहल। अगर हम ले लें C2H5O, तो देख लीजिए ये डाई एथिल ईथर है, ये एक दूसरे के समावयवी हैं और इनकी यह घटना समावयवता कहलाती है। आप जोड़ लेंगे, ये ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन है, तो देखिए इसमें 4 कार्बन है, तो इसमें ईथर में भी 4 कार्बन है। 2 ये है, 2 ये है, टोटल कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन के परमाणु देखते हैं, 9 और 1 10। तो यहाँ देखिए 5 ये है और ये 5 है हाइड्रोजन। तो ईथर अल्कोहल के एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं? समावयवी होती हैं। इनके संरचना सूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ईथरों का अल्कोहल उपयोग किया जाता है मदिरा में, दारू में, विलायक में, बहुत से विलायकों में उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये जो ईथर होते हैं इनका उपयोग सुगंधित पदार्थों में भी किया जाता है, बहुत से एस्टर बनाने में किया जाता है। तो इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ईथर अगर कहीं त्वचा पर पड़ जाए तो ठंडे महसूस होते हैं, जबकि अल्कोहल कहीं पड़ जाए तो हमें कुछ गर्मी जैसी ऊष्मा का प्रभाव दिखाते हैं। तो इनके अणुसूत्र बिल्कुल समान है, लेकिन एक दूसरे के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे हैं? बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बताया गया उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता, यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक समावयवी यानी आइसोमेरिक कहलाते हैं। परंतु यह घटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। यहाँ पर ये हमने एक लिखा हुआ है, ये 2 हैं। यहाँ पर इसमें देखिए पूरे अणुसूत्रों में जितने चीज़ें, जितनी परमाणु उपस्थित हैं या लिगेंड उपस्थित हैं, उतने ही इसमें उपस्थित हैं, लेकिन गुण भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ सल्फेट आयन रिलीज होगा और यहाँ ब्रोमीन आयन रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये जब जल में घोले जाएंगे तो आयनन समावयवता अलग हो जाएगी। अब हम बताते हैं समावयवता। समावयवता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है।
एक होती है आपकी संरचना समावयवता और दूसरी होती है आपकी त्रिविम समावयवता, यानी कि जिनके विन्यास ही अलग अलग होते हैं, तो आपको बताते हैं समावयवता। ये आप समावयवता के बारे में जान गए, आप समावयवता के प्रकार जानेंगे। अब बताते हैं आपको समावयवता के प्रकार। पहले आप लिखें समावयवता। समावयवता इसका मतलब है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समावयवता होती है दो प्रकार की, तो आपको बताते हैं। पहली समावयवता होती है संरचना समावयवता। दूसरी होती है आपकी त्रिविम समावयवता। अब बताते हैं आपको संरचना समावयवता के प्रकार। संरचना समावयवता खुद अपने आप में 7 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में? 7 भागों में। तो पहली आपको बताते हैं, यहाँ 7 लिखते हैं। पहली होती है आयनन समावयवता। दूसरी आपकी लिखेंगे जलयोजन समावयवता। तीसरी आपकी हो जाएगी इसी में बहुलीकरण समावयवता। 3 हो गई। फिर आपकी चौथी हो जाएगी उपसह संयोजन समावयवता। उसके बाद में आ जाएगी उपसह संयोजन। स्थिति समावयवता। देखते जाइए, आपको कितने प्रकार हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार हो गए। अभी 2 और प्रकार हैं इसके। संरचना समावयवता को कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है आयनन, फिर जलयोजन, बहुलीकरण, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन, स्थिति समावयवता। यहाँ स्थिति और जुड़ जाएगी। अब आ जाएगी आपकी बंधन समावयवता। और अंतिम आपकी होगी लिगेंड समावयवता। ये तो हो गई आपकी संरचना समावयवता के पार्ट्स। कितने होती हैं? ये होती हैं 7 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 और 7। संरचना समावयवता को हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो है आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, फिर होती है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, बंधन समावयवता और लिगेंड समावयवता। और त्रिविम समावयवता का सिर्फ 2 रूप होते हैं। 2 रूप कौन से होते हैं? ज्यामिति समावयवता और दूसरा इसका रूप होता है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 होता है प्रकाशित या प्रकाशिक समावयवता।
तो अब इनके बारे में ही हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कि संरचना समावयवता। समावयवता वह होती है जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र बिल्कुल समान होते हैं, परंतु उनकी क्या होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं, एक दूसरे के। जैसे हमारा बिल्कुल क्लोन मिल जाए, हमारा या आपका बिल्कुल क्लोन मिल जाए, तो हमारे अंदर जो फिजिकली और केमिकली चेंजेस है वो उसके जैसी नहीं होंगी। अगर हमारा कोई क्लोन या कहें कि फोटोकॉपी मिल जाए, तो हमारे अंदर जो भी परिवर्तन है या हम जो इस विषय में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो सकता है वो इस विषय में महारत हासिल ना किया, या आप के बिल्कुल जैसा कोई भी एक हम शक्ल मिल जाए, तो उसकी बॉडी क्या आपके बॉडी की जैसी होगी? क्या आपका वेट उसके वेट के बराबर होगा? क्या आपके चेहरे का रंग उसके बिल्कुल एक जैसा होगा? लेकिन क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समावयवी फिर भी होते हैं, दिखते एक दूसरे के जैसे हैं, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक दूसरे के जैसे दिखने से मतलब अलग है, तो एक दूसरे के जैसा दिखने का मतलब होता है कि एक दूसरे के समावयवी हैं, लेकिन उनके कार्य, गुण और जो भी उनकी क्रियाएं हैं वो एक दूसरे के भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? समावयवता। समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचना समावयवता, त्रिविम समावयवता। तो संरचना समावयवता के 7 प्रकार होते हैं: आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता और उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, बंधन समावयवता, लिगेंड समावयवता। तो इतने टाइप होते हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आयनन समावयवता के बारे में, तो इसको हम रब किए देते हैं और आयनन समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम समावयवता यहाँ पर रब किए देते हैं। सबसे पहले आपकी चलेगी संरचना समावयवता और उसका पहला पॉइंट होगा आयनन समावयवता। तो लिख देंगे हैं पहली हेडिंग, संरचना समावयवता। इसके अंदर पहला पॉइंट आपका होगा आयनन समावयवता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे इसको। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बस हमारी बात को आप बहुत ध्यान से सुने तो समावयवता आयनन एक पल में याद हो जाएगी, क्षण भर लगेगा आपको याद करने में। देखिए कितने ऐसे यौगिक, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, परंतु जल में घोलने पर विपरीत आयन निकालते हैं, विपरीत आयन उत्पन्न करते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। बात समझ में आई? ऐसे यौगिक, ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनके अणुसूत्र बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन जल में घोलने पर या किसी विलायक में घोलने पर विपरीत आयन उत्सर्जित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनन समावयवी कहलाते हैं। जैसे आपके लिए लिखते हैं CONH3 का होल 4 SO4, आगे लिख देंगे Cl2। ये एक यौगिक लिखा है, बिल्कुल इसके जैसा ही हम शक्ल लिखना है जो समावयवी हो। जितने अमोनिया लिगेंड इसमें सल्फेट और क्लोराइड सभी होने चाहिए। तो लिखेंगे CONH3 का होल 4 Cl2 और SO4 बाहर। देखिए एक दूसरे के बिल्कुल समान अणुसूत्र रखे हुए हैं। ऐसा यौगिक है अमोनिया 4, इसमें भी 4 है अमोनिया के, और यहाँ सल्फेट लगा हुआ है, यहाँ भी सल्फेट बाहर की ओर लगा, क्लोरीन यहाँ बाहर लगा हुआ है, यहाँ अंदर लिगैंड में मौजूद है। लेकिन जब इन्हें किसी विलायक में घोलेंगे तो विपरीत आयन उत्सर्जित करेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला लिगेंड बनेगा, पहला संकुल यौगिक CONH3 का होल 4 SO4,
और यहाँ पर आ जाएंगे +K2 और 2 Cl क्लोराइड आयन बाहर। देखिए यहाँ पर क्लोराइड आयन, सरल आयन क्या टूटे हुए हैं, क्लोराइड आयन बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बनेंगे आपके CONH3 का होल 4, यहाँ पर आपका लिखेंगे Cl2 और यहाँ निकल जाएगा आपका प्लस में SO4 पर -2, तो यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा। अब आप बात को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लोगों को मोटिवेट करें कि यहाँ इस चैनल से पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप उस मकसद में कामयाब होंगे जो आप पढ़ाई करके पूरा करना चाहते हैं, यानी कि टॉप बनना चाहते हैं। तो टॉप बनने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। और जिससे भी इन वीडियो को फ़ायदा होना है उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उन्हें मोटिवेट करिए कि इस चैनल पर सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आयनन समावयवी क्या होते हैं, एक जैसे बिल्कुल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं और जब हमें इन्हें किसी विलायक में घोलते हैं तो विपरीत आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। अब इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो ये हो गई आयनन समावयवता। अब दूसरी आ जाती है जल योजन। अब इसको रब कर देते हैं, नोट करना चाहें तो थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं, पुश करके वीडियो को नोट कर लिया करें, ताकि आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा। ज्ञान को स्थायी करना है तो कॉपी पेन लेकर बैठें और तुरंत नोट कर लें। अब सेकंड, जल योजन समावयवता। जल योजन से आप समझ गए होंगे कि ऐसे समावयवी यौगिक जिनमें जल के अणु सूत्र में समान होते हैं, परंतु जब किसी विलायक में घोले जाते हैं तो जल के अणुओं यानी उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसे यौगिक जल समावयवी कहलाते हैं। क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का संकुल यौगिक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है वो होता है, उसमें अगर जल के परमाणु अलग हैं और कुछ बाहर लिखे हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, जल समावयवी यौगिक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, देखिए जैसे आप लिखें NiCN का होल ट्वाइज और यहाँ पर लिखें H2O का होल 4, तो यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 4। अगर यहाँ पर 3 लिख दें और यहाँ पर भी 3 लिख दें तो यहाँ पर लिख दें क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड ले लीजिए। अब ये कोई संकुल यौगिक है, एक जैसा है, इसके ही जैसा बिल्कुल जितने साइनाइड यहाँ 3 लगे हुए हैं, 3 साइनाइड होने चाहिए, 3 जल के अणु होने चाहिए, यानी कि इसे एक्वा बोलते हैं। ब्रोमाइड भी कितने होने चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ब्रोमाइड के भी होने चाहिए। अब इसके हम समावयवी बनाते हैं, देखिए कैसे, जैसे निकेल ट्राइसाइनाइड और यहाँ लिखें H2O का होल ट्वाइज और Br एक अंदर ले लें। कितने हैं, जल के अणु अब 2 हैं तो यहाँ पर लिख देंगे आप Br2 × H2O। अब आप गिनती कर लीजिए, ये दोनों समावयवी हैं एक दूसरे के, वो भी कैसे, जल की संख्या से। जल की संख्या यहाँ पर 3 थी तो यहाँ 2 अंदर है और 1 बाहर है, 1 बाहर है। जल तो उतनी मात्रा में है दोनों कंपाउंडों में, दोनों यौगिकों में जल बराबर संख्या में है, लेकिन अंदर बाहर का रीजन आ जाता है। अब इसके गुण इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, चाहे वो भौतिक हो चाहे रासायनिक गुण हो। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गुण इससे बिल्कुल भिन्न होंगे। अब अगला इस पर बनाते हैं, तो NiCN का होल थ्राइज, अब लिखते हैं H2O और यहाँ पर क्या लिख देंगे Br2, यानी कि ब्रोमीन के 2 परमाणु अंदर आ गए और यहाँ पर बचा आपका ब्रोमीन और यहाँ लिख जाएंगे 2H2O। अब देखिए कितने जल के अणु हो गए, 2, लेकिन जल के अणुओं की संख्या पूरे कंपाउंड में बराबर है, पूरे में। यहाँ पर देख लीजिए
एक ये, दो ये, तीन हो गए, तीन इसमें भी थी, तीन इसमें भी हैं, दो यहाँ है और एक यहाँ पर है। ये एक दूसरे के समावयवी हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बिल्कुल भिन्न होंगे। आगे लिखते हैं, एक और बन जाएगा इसका समावयवी, जैसे CN का होल थ्राइज, यहाँ पर आप लिखते हैं Br3 और बाहर की ओर लिखते हैं 3H2O। ये भी एक दूसरे के, देखिए ब्रोमीन कितने स्टार्ट किए थे, 3, अब वो तीनों अंदर आ गए और जल बाहर हो गया। तो यहाँ पर ये चारों क्या होते हैं, जल समावयवी, क्योंकि स्थिति किसकी बदल रही है, जल की। तो ऐसे यौगिक जिनके अनुपातिक अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जल समावयवी या बोलेंगे जल योजन समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इनकी ये घटना जल योजन समावयवता कहलाती है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट, इसको रब कर देते हैं। संरचना समावयवता में तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा, तीसरा पॉइंट है बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता। देखो अब इसके बारे में बताएं। ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनके मूलानुपाती अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन जब इनको ओपन करके लिखा जाता है, यानी कि खोल कर लिखा जाता है, तो ये एक बहुलकीय संरचना बनाते हैं, यानी कि एक कड़ी दूसरे से कड़ी से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे यौगिक बहुलकीय उपसह संयोजन यौगिक समावयवी कहलाते हैं। यानी कि ऐसे होते हैं कि जिनमें 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु आयन होते हैं और लिगेंड भी 2 या 2 से अधिक मात्रा में जुड़े होते हैं बहुलक की संरचना में। जैसे आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइज, उसके बाद में लिखें आप Cl2 इसका होल ट्वाइज, यानी कि जब भी यहाँ पर कोई ज़्यादा संख्या लग जाएगी तो वो क्या हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं। तो यहाँ प्लेटिनम के भी नंबर 2 हो गए, अमोनिया कितने हो गए 4 और क्लोरीन कितने हो गए 4। अब इसका हम बिल्कुल ठीक समावयवी बनाएं। प्लेटिनम कितने याद रखना 2 हैं, तो इसका समावयवी आप को यहाँ बनाते हैं, जैसे प्लेटिनम NH3 का होल 4। संरचना सूत्र बिल्कुल समान है। अभी तो एक प्लेटिनम हमने लिखा है क्योंकि हमें लिखने कितने हैं 2, तो आगे लिखते हैं दूसरा कंपाउंड PT और यहाँ पर क्या लिख देंगे Cl4। अब देख लीजिए आप, ये जो उपसह संयोजन यौगिक लिखा है इसकी बहुलकीय संरचना इस यौगिक के बिल्कुल समान है, यानी कि एक अणु दूसरे से एक चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में जुड़कर बहुलकीय संरचना बनाता है। तो क्या बोलेंगे, ऐसे यौगिक जिनके अणुओं के मूलानुपाती सूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन उनके अन्य परमाणु जुड़कर एक बहुलकीय संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसह संयोजन बहुलकीय समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ये क्या कहलाएगी, बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण का मतलब होता है कि उपसह संयोजन यौगिकों में कई इकाइयां आपस में जुड़ी हों। यहाँ कितनी जुड़ी हैं 2, आगे 3 भी हो सकती हैं। 3 के लिए आपको लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर Ni और NH3 का होल ट्वाइज लिखें, उसके बाद में लिखें Br2 का होल ट्वाइज, Br होल ट्वाइज लिख दें, उसके बाद में आप लिख लें यहाँ पर H2O का होल ट्वाइज। तो इसके हम समावयवी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो इसके समावयवी लिखेंगे तो इसका बिल्कुल क्या होता है, बहुलक बन जाएगा। देखिए कैसे, एक निकिल के साथ हम जोड़ें अमोनिया NH3, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। यहाँ पर अमोनिया कितने हो जाएंगे 6। आगे बढ़ते हैं, फिर निकिल कितने हैं 3, याद रखेंगे 3 भागों में डिवाइड करना है इसको, तो निकिल, उसके बाद में क्या लिख देंगे Br
का होल 6 यानी कि Br6 एक ये बन गया। देखिए कड़ियाँ बनती चली जा रही हैं, एक इकाई ये है, एक इकाई ये। जब विभिन्न इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो वो कहलाता है बहुलक, यानी कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर दें, बहुलक कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा निकल, क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें भी है, इस 3 का मल्टीप्लाई निकल में भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे H2O का होल 6। ये देखिए कितनी लंबी बहुलकीय संरचना बन गई, एक मॉलिक्यूल सी है, एक मॉलिक्यूल सी है, एक मॉलिक्यूल सी है, और 3 अणु मिलकर इसने बहुलक का निर्माण कर दिया। अब ये हो गई बहुलकीय संरचना। अब नेक्स्ट आ जाती है उपसह संयोजन संरचना, उपसह संयोजन समावयवता बताएंगे आपको नेक्स्ट। फोर्थ होगा आपका उपसह संयोजन समावयवता। नंबर 4 उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता का मीन्स होता है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मूलानुपाती अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन उनके केंद्रीय धातु आयन की स्थिति, किसकी? केंद्रीय धातु आयन यानी सेंट्रल मेटल आयन, जो बीच में सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी स्थिति बदलती रहती है, उपसह संयोजन समावयवी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे तो आपके लिए लिखते हैं, जैसे PtCl का होल 4 यह समावयवी है। इसके बाद में हम लिखते हैं PtNH3 का होल 4, इसके आगे Pt ना लिख के यहाँ पर लिखें CONH3 का होल 4। ऐसे समावयवी यौगिक जिनमें लिगेंडों की संख्या समान होती है, लिगेंड एक जैसे हो कोई दिक्कत नहीं, लिगेंड भिन्न भिन्न है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो लिगेंडों की संख्या समान होती है, लेकिन जो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, क्या करते हैं? प्लेटिनम अमोनिया के साथ जुड़ जाए और कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में आ जाए, तो ऐसे यौगिक उपसह संयोजन समावयवी कहलाते हैं। देखिए ये पूरा यौगिक है, अब ये अपनी स्थिति चेंज कर लें, किसके साथ में आ जाए बताते हैं। प्लेटिनम को स्थिति चेंज कर दें, यहाँ पर आ जाए कोबाल्ट और Cl4 हो जाए, और उसके बाद में जो प्लेटिनम है वो अमोनिया के साथ में जुड़ जाए, यानी कि अमीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाए। अब देखिए यौगिक तो बिल्कुल सेम है, इसमें प्लेटिनम के साथ 4 क्लोराइड लगे हैं, इसमें कोबाल्ट के साथ 4 एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि अमोनिया को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एमीन बोला जाता है। तो यहाँ पर आगे बोलते हैं, यहाँ देखिए एक ही यौगिक तो है पूरा, कैसा है? बहुलकीय है। जहाँ कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अब लग गया है और प्लेटिनम अमोनिया के साथ, यानी कि ये अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, अपना स्थान एक दूसरे से चेंज करते रहते हैं। कोबाल्ट प्लेटिनम के स्थान पे आ जाए और प्लेटिनम कोबाल्ट के स्थान पे हो जाए। ऐसे जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, यानी कि उपसह संयोजन यौगिक होते हैं, तो उनके जैसे एक और अणुसूत्र दिखाया जाए तो वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तो ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनके केंद्रीय धातु आयन, यानी कि ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है, इसमें प्लेटिनम केंद्रीय धातु आयन है, जो अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजन समावयवी यौगिक कहलाते हैं। ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि एक दूसरे से परिवर्तित हो जाए, और ये भी एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे, जिनकी स्थिति एक दूसरे से बदलती रहती है, क्या कहलाते हैं? उपसह संयोजन समावयवी यौगिक कहलाते हैं। अब आ जाता है उपसह संयोजन संख्या ही होती है। अब आ जाएगा उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। अब यहां पर स्थिति जोड़ना होगी, स्थिति समावयवता। आइए देखेंगे कहां पर इनकी स्थिति है, कहां पर पहुंच जाती है। यह जो कंडीशन है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, ये सदैव किसमें से होती है?
सेतु वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में, यानी सेतु वाले उप सहसंयोजन यौगिकों में यह घटना देखने को मिलती है कि जो लिगैंड लगे होते हैं वो अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लिगैंड अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं। बताते हैं आपको, ये आपकी 5वीं हेडिंग हो जाएगी, उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। आपको बताते हैं कोबाल्ट, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड 2 लगे हुए हैं, ये आपका ब्रिज हो गया, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन से 2 लगे होते हैं ब्रिज वाले यौगिकों में, और इससे लगा हो NH3 का होल ट्वाइज और लगा हो Cl2, देख लेंगे टोटल, और यहाँ पर लगा हो Cl2 NH3 का होल ट्वाइज। ये कोई एक ब्रिज यानी कि ब्रिज वाली संरचना है। अगर इसका नाम लिखने में आपको दिक्कत हुई होगी पिछले वीडियो में, तो हम आपको फिर एक बार रिपीट करा देते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय धातु आयन से पहले जो लगे हुए थे लिगेंड, तो लिखते हैं हम इसका डाईअमीन। कितने लगे हुए हैं? डाईअमीन, डाई क्लोरो, क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो। कोबाल्ट, अब इसकी उपसह संयोजन संख्या निकाल लेते हैं, तो 2 ये माइनस के 1 ये माइनस का हो गया, टोटल 3। तो 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या खड़ी कर देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से अब ये आ जाते हैं ब्रिज का नाम लिखना। तो जब भी ब्रिज का नाम लिखा जाता है, हमने उप सहसंयोजन यौगिकों की IUPAC यानी नामकरण में ये बात बताई है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है, इतने आसान तरीके से कराइए कि आप जाकर देखेंगे, एक बार में ही समझ जाएंगे कि ब्रिज में जब नाम लिखते हैं ब्रिज के यौगिकों को, तो उसके आगे म्यू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? म्यू। म्यू हाइड्रोक्सी, म्यू हाइड्रोक्सी। तो 2 बार ना बोल के लिखेंगे म्यू कामा म्यू डाई हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोक्सी। हो गया। फिर आ जाएंगे यहाँ पर, बोलेंगे डाईअमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट, डाईअमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट। ये हो जाता है इसके नामकरण का तरीका। कहाँ से स्टार्ट किया? अमीन से, फिर क्लोरो का नाम लिया, फिर केंद्रीय धातु आयन 2 होती हैं इसकी केंद्रीय धातु आयन, तो इसमें हम इस प्रकार से नाम लिखते हैं। अब आगे आ जाते हैं, इसका हमें समावयवी बतानी है। बता रहा उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। क्या बता रहा? उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता, यानी कि जो लिगेंड होते हैं वो अपनी स्थिति को चेंज कर लेते हैं, और होते बराबर संख्या में ही है, क्योंकि मूला अनुपाती सूत्र एक जैसे होंगे, बदलाव बिल्कुल नहीं होगा। जितने परमाणु इसमें हैं, इसके समावयवी में भी उतने ही परमाणु चाहिए, उतने ही सेंट्रल मेटल आयन भी चाहिए। तो देखिए कितने लगे हुए हैं अमोनिया, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो हम लिखते हैं केंद्रीय धातु आयन को, इसका समावयवी लिखेंगे, दोनों केंद्रीय धातु आयन लिखे, और एक तरफ कोबाल्ट से हम जोड़ देंगे 4 क्लोराइड, और एक तरफ जोड़ देंगे चारों अमोनिया ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अमीन। ये देखिए एक दूसरे के समावयवी हैं, ये यौगिक ये इसके समावयवी यौगिक है। अब इसकी स्थिति 2 अमीन यहाँ लगे थे, 2 अमीन यहाँ थे, इसकी स्थिति हमने चेंज कर दी। ऐसा यौगिक मिला हमें जिसमें एक तरफ ही चारों अमोनिया लगे थे और एक तरफ ही चारों क्लोराइड लगे थे, जबकि इस यौगिक में बंटवारा था, 2 यहाँ और 2 यहाँ पर। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल समावयवी हैं। देखो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 2 इसमें भी हैं, 2 कोबाल्ट धातु हैं, तो 2 कोबाल्ट यहाँ भी लिखें। ये O ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हो गया। अब देखते हैं क्लोराइड, 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 थे तो 4 यहाँ पर हैं। अमोनिया ग्रुप 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 4 हैं, तो 4 एक साइड में लगे हुए हैं। ये एक दूसरे के स्थिति समावयवी होते हैं। संरचना सूत्र तो एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो यकीन है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो में और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब अगला, बंधन समावयवता। बंधन समावयवता। अब भाई बंध के ऊपर आ जाती है बात, आ जाएगी नंबर 6, बंधन समावयवता।
बंधन समावयवता में क्या होता है कि एक जैसे तो यौगिक होते ही हैं, बिल्कुल एक जैसे संरचना सूत्र होते हैं उनके, अणुसूत्र बिल्कुल एक समान होते हैं, लेकिन बंध बनाने की स्थिति अलग अलग होती है। आप सोच रहे होंगे कि जब एक जैसे लिगेंड लगे होंगे तो वो बंध अलग अलग कैसे बना लेंगे। ऐसा भी होता है, जैसे आपको हम बताते हैं एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, तो ये लोन पेयर है, तो इस पर भी तो लोन पेयर पाया जाता है। तो हम आपको बताते हैं, जैसे ये NO2 लिखा है, नाइट्रो, ये नाइट्रो लिखा है, तो नाइट्रो में 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने? 2 दाता परमाणु। ऐसे ही थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड NC, और एक होता है आइसोथायोसाइनाइड। देखिए सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन बराबर, यहाँ भी सल्फर नाइट्रोजन और कार्बन एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन कभी बंध बनाता है नाइट्रोजन तो कभी बंध बनाता है सल्फर, तो इनकी बंधों की बंधन स्थिति चेंज हो जाती है। और जब बंधों की स्थिति चेंज हो जाएगी, कभी सल्फर बंध बनाया होगा तो किसी में नाइट्रोजन, तो जब बंधों की स्थिति चेंज हो जाएगी तो भौतिक एवं रासायनिक गुण भी अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बंध की प्रकृति पर ही ठोस द्रव गैस निर्भर करते हैं। बंध ज़्यादा मजबूत है तो ठोस, कमज़ोर है तो थोड़े कमज़ोर है ठोस से तो द्रव, बिल्कुल ही बंध का कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो द्रव में आ जाता है, गैस में आ जाते हैं। ज़्यादा बंध मजबूत है तो ठोस होता है, और एक दूसरे से बंध कमज़ोर है तो द्रव होता है, और जब वो बिल्कुल ही बंधन ऊर्जा कम होती है तो गैस होते हैं। ऐसे ही देखो बंधों से किसी के भी भौतिक एवं रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं बंधन समावयवी। हमने आपको बता दिया कभी ये बंध बनाएगा कभी नाइट्रोजन बंध बनाएगा, तो यहाँ पर गड़बड़ी होना जाहिर सी बात है। तो गड़बड़ी होना है तो फिर बंधन ऊर्जा भी और बंधन समावयवता भी बन जाएगी। जैसे हम लिखें FeSnC यानी कि थायोसाइनेट, फेरस थायोसाइनेट का होल ट्वाइस कर दीजिए आप, और लगा दीजिए यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस। ये एक कंपाउंड लिखा है, अभी ये लिखा है थायोसाइनेट, ठीक। अब इसका हम समावयवी बताते हैं, इसको रब कर देते हैं, बात तो समझ गए होंगे आप। तो इसका समावयवी लिखते हैं आयरन। अब हम इसको लिखेंगे SCN, ये हो गया थायोसाइनेट, ये है थायो आइसोसाइनेट, और ये हो गया थायोसाइनाइड, साइनेट हो गया। तो यहाँ पर ट्वाइस लगा देंगे और यहाँ NH3। अब बंध बना रहा है कौन? साइनाइड, और पहले आइसोसाइनाइड। इससे आपकी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आप लिखें प्लेटिनम, उसमें और जोड़ दें तो लिख लें NO2 का होल 4। क्या लिखें? NO2 का होल 4। इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता नाइट्रोजन है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगर 6 लिगेंड करना चाहते हैं तो आप 6 कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे Cl2 की जगह पे आप लिख लें H2O का होल ट्वाइस। अब इसके जैसा ही अणुसूत्र होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और प्लेटिनम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो प्लेटिनम, अब हम लिखेंगे ONO। क्या ये NO2 के जैसा नहीं है? जैसे यहाँ NO2 ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 2, तो इसमें भी तो 2 हैं, लेकिन अब बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। अब जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो अलग बात है, और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो गुण चेंज हो जाना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर लगा देंगे होल 4 और H2O। ऐसे उपसय संयोजन यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, जिनके मूलानुपाती सूत्र तो बिल्कुल एक समान होते हैं, लेकिन बंधों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जो बंधन ऊर्जा होती है वो भिन्न भिन्न होते हैं, बंधन समावयवी कहलाते हैं। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट आपका संरचना समावयवता का, उसको हम बोलेंगे आपके लिए लिगैंड समावयवता। लिगैंड समावयवता लास्ट आपका पॉइंट इसका होगा। फिर उसके बाद में आपकी चलेगी त्रिविम समावयवता। लिगैंड समावयवता
ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनमें लिगेंडों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन संरचना सूत्र या कहें आणविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, लिगेंड समावयवी यौगिक कहलाते हैं। आपको लिखते हैं CH3, CH यहाँ पर लगा दें NH2, फिर आगे लिखें CH2 और यहाँ पर लिख दें CH3 या CH2 लिखकर यहाँ NH2 लगा दें। ये एक लिगेंड है जिसमें पहले 1 2 3 4 पहले दूसरे और चौथे कार्बन पर 2 दाता परमाणु नाइट्रोजन उपस्थित हैं, लेकिन इतने ही कार्बन हो इतने ही नाइट्रोजन हो और इनके जैसा कोई दिख रहा हो, इतने ही कार्बन हो इतने ही नाइट्रोजन हो इतने ही हाइड्रोजन हो और इनका मूलानुपाती सूत्र बिल्कुल एक समान हो जाए, बस स्थिति चेंज हो जाए तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के लिगेंड समावयवी। जो बनाते हैं CH2 NH2 पहले कार्बन पर, CH NH2 पहले ही कार्बन पर और फिर लिख देंगे CH2 और CH3। देख लीजिए ये यौगिक इस यौगिक के बिल्कुल समान है, लेकिन स्थिति चेंज है। गिनती करो 1 2 3 4 हो गई। कार्बन कितने इसमें? 4, उसमें भी तो कार्बन 4 हैं आपके, लेकिन यहाँ पर अमीन ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगा है और चौथे कार्बन पर, यहाँ अमीन ग्रुप लगा है पहले और दूसरे कार्बन पर। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? लिगेंड समावयवी यौगिक कहलाते हैं, जिनमें मूलानुपाती अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन बंधों की स्थिति या बोलेंगे लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित होती है, लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुशी मिलती है। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पर, समावयवता में त्रिविम समावयवता। इसको रब कर देते हैं। त्रिविम समावयवता। स्टेरियोमेरिज्म। तो अब हम बात करेंगे त्रिविम समावयवता यानी कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरियो, उसका लिखना भूल गए हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म ये होती है त्रिविम समावयवता। तो हम इसके बारे में लिखेंगे तो बोलेंगे कि ऐसे समावयवी यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों की त्रिविम संरचना भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी यौगिक कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बताते हैं, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए, ऐसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र तो समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों के त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं।
त्रिविम समावयवता कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवी यौगिक कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी यौगिक कहलाते हैं। और इनकी यह घटना, और इनकी यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। कितना बड़ा बड़ा से आपके सामने लिखकर हमने रख दिया है कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र यानी कि जो अणु सूत्र हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों के त्रिविम विन्यास यानी कि जो वो एक संरचना बनाते हैं, चाहे वो चतुष्फलकीय हो, चाहे वो वर्ग समतलीय हो या अष्टफलकीय ज्यामिति बनाए, तो जो वो एक संरचना बनाते हैं उनका विन्यास भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यौगिक त्रिविमीय समावयवी यौगिक कहलाते हैं। इनकी यह घटना त्रिविमीय समावयवता कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि मूलानुपाती तो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, परंतु इनकी संरचना और लिगेंडों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जो 3D रूप में दिखाई देते हैं वो भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देते हैं। तो इनकी ये घटना त्रिविमीय समावयवता कहलाती है। तो ये दो प्रकार की होती है, आप पहले भी जान चुके हैं कि पहली होती है ज्यामितीय समावयवता, पहली होती है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता, यानी कि शीशे पर, मिरर पर वो किस प्रकार से अपनी स्थिति को शो करते हैं। तो इससे पहले आपको जान लेना होगा, ये या तो होंगे अष्टफलकीय, जब 6 लिगेंड लगे होंगे तो अष्टफलकीय संरचना प्रदर्शित करेंगे। देखिए आपको बताते हैं, ये मेटल और ये आपके लगे हुए हैं लिगेंड, 6 लिगेंड लगाएंगे, पहले 4 बताते हैं आपको। तो इनकी ये संरचना होगी वर्ग समतलीय। अगर कहीं मेटल ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत स्थिति चेंज हो गई तो ये बनाएंगे चतुष्फलकीय संरचना, इस प्रकार से ऐसी बनाएंगे संरचना। ये हो गई चतुष्फलकीय संरचना, आपको बहुत अच्छी दिख रही होगी बोर्ड पर जो बनी हुई संरचना। ये वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संरचना आपकी 6 लिगेंडों से बनती है। 6 लिगेंड लगे हों, ए। अब 4 लिगेंड लगे हुए हैं, वर्ग समतलीय बन गई और आगे हम बनाएंगे इसकी अष्टफलकीय, यानी कि 1 लिगेंड यहाँ और 1 लिगेंड यहाँ, ये बन गई है अष्टफलकीय। वर्ग समतलीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना और अष्टफलकीय। जब 4 लिगेंड होंगे तो 2 संरचनाएं बनने के चांस होते हैं, एक तो वर्ग समतलीय, दूसरी चतुष्फलकीय। अब यहाँ पर विन्यास बदल गया, ये वर्ग समतलीय हो गई है, चतुष्फलकीय, और ये अष्टफलकीय ज्यामिति बनाते हैं, जैसे पिरामिड बना हुआ होता है। इस मेटल को यानी कि एम को थोड़ा हुआ, जैसे पिरामिड के सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है एम को मान लिया जाए, थोड़ा उठा हुआ देखेंगे आपको तो समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई में अष्टफलकीय संरचना है। ऐसे बोर्ड पर आपको सही से दिखाई नहीं देगी, आप किसी डायमंड को देख लें या किसी डायमंड के रूप को देख लें तो आपको दिखाई देगी अष्टफलकीय संरचना। तो आपको हम बताते हैं पहली ज्यामितीय संरचना, इसके अंदर की पहली घटना ज्यामितीय संरचना। ज्यामितीय संरचना डालेंगे और सबकी ज्यामिति बनाएंगे। नंबर 1 ज्यामितीय संरचना। देखो, ऐसे उपसय संयोजन यौगिक जिनके मूलानुपाती अणुसूत्र तो बिल्कुल समान होते हैं। ज्यामितीय संरचना की जगह पे समावयवता डालिए, समावयवता।
मूलानुपाती तो सूत्र बिल्कुल समान होते हैं। ऐसे यौगिक या कहेंगे उपसह संयोजन यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन इनके लिगेंडों की स्थिति के कारण इनकी संरचना बदल जाती है, ज्यामिति चेंज हो जाती है। वर्ग समतलीय से कहो चतुष्फलकीय में बदल जाए। वर्ग समतलीय यानी कि समतल होती है और चतुष्फलकीय थोड़ी तिरछी होती है। होती वो चार कोनों की है लेकिन तिरछी होती है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ज्यामिति समावयवी कहलाते हैं। इसमें दो रूप होते हैं, एक होता है समपच्छ जिसे हम कहते हैं सिस, एक होता है विपच्छ जिसको हम कहते हैं ट्रांस। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इस समपच्छ का मतलब होता है जब एक जैसे दो लिगेंड, कितने? एक जैसे दो लिगेंड एक दिशा में होते हैं और ऐसे यौगिक समपच्छ कहलाते हैं। और जब एक जैसे लिगेंड दो विपरीत दिशा में होते हैं तो वो एक या कहेंगे आमने सामने होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं विपच्छ। क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक कहलाते हैं विपच्छ, जिसे हम लिखते हैं ट्रांस। और इनके दो कोणों के मध्य, इनमें दो आबंधों में कोणों के मध्य होता है, एक तो 90 डिग्री का कोण होता है और एक होता है 180 डिग्री का कोण। अब आपको हम समपच्छ विपच्छ बताते हैं, फिर उसके बाद हम उपसह संयोजन यौगिक बताएंगे। तो जैसे हमारा लिखा यम कोई मेटल है A4B2, सॉरी दो के लिए ना बताएं तो लिखें हम A2B2। ये एक को कोई उपसह संयोजन यौगिक है, इस पर ऋण और कोई भी माइनस प्लस का चार्ज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं आपका M। जब एक जैसे दो लिगेंड, कितने? दो लिगेंड एक दिशा में हो, जैसे यहाँ पर हम लिख दें A और A, और एक जैसे दो लिगेंड एक दिशा में हो BB, तो ये आपका रूप होता है। देखो एक जैसे A है आपका, ये स्मॉल a, ये स्मॉल, ये एक दिशा में है, इस दिशा में है, और ये इस दिशा में है, दोनों अलग अलग। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये बोलते हैं आपका समपच्छ। समपच्छ जिसे हम इंग्लिश में आपको बोलते हैं सिस। सिस रूप है ये। कौन सा रूप है? सिस रूप। और विपच्छ का मतलब होता है जब एक जैसे दो लिगेंड आमने सामने होते हैं, बिल्कुल आमने सामने स्ट्रेट लाइन में, तो वो कहलाता है ट्रांस। देखिए कैसे, ये मेटल तो बीच में ही रहेगा, ए के जस्ट सामने ए आना चाहिए, ए के जस्ट सामने ए, और बी के जस्ट सामने बी आ जाए, तो ये आपका देखिए ए के सामने ए और बी के सामने बी होता है, तो ये आपका हो जाता है विपच्छ। विपच्छ इसे हम बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस रूप। और इनके बीच में कोणों का अंतर बता देते हैं। इनका ये कोण, यहाँ से यहाँ का कोण बनेगा, क्योंकि ये रेखा जा रही है 90 डिग्री का होगा, और यहाँ से यहाँ बनेगा कोण, ये होगा आपका 180 डिग्री का कोण। दो ही कोण होते हैं इनके लिगेंडों के मध्य में। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जब एक जैसे दो लिगेंड एक दिशा में होते हैं और एक जैसे दो लिगेंड एक दूसरे के सामने होते हैं, तो जब एक दिशा में होते हैं और दूसरे लिगेंड दो एक दिशा में होते हैं, तो ऐसे उपसह संयोजन यौगिक यानी कि जिनकी ज्यामिति बनाई जा सकती है वो कहलाते हैं समपच्छ सिस रूप, और दूसरे कहलाते हैं विपच्छ यानी ट्रांस रूप। तो आपको हमें मालूम है कि जो यौगिक होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, जिनमें 6 लिगेंड लगे होते हैं या 4 लिगेंड लगे होते हैं। तो आपको बताते हैं उपसह संयोजन यौगिक संख्या वाले लिगेंड। उपसह संयोजन यौगिक की 4 संख्या वाले यौगिक। तो इसके अंदर पहले डालेंगे उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिक।
ऐसे यौगिक आपको लिखने हैं जो उपसह संयोजन संख्या 4 प्रदर्शित करते हैं। तो आप पहले लिख लेंगे MA4 पहला ही, दूसरा लिख लेंगे MA3B, ये दूसरा होगा। कॉमा करके लिखते जा रहे हैं MA2B2, या लिखेंगे आप ये कॉमा करके लिखेंगे AB2C, एक और दो 3 और एक 4, या आप लिखेंगे MABCD। ये कुछ यौगिक हैं जिनके हम उपसह संयोजन संख्या, अब यहाँ लिगेंड आपके देखिए एक ही जगह पे अमोनिया हो सकता है, यहाँ पर अमोनिया 3 अमोनिया 1 क्लोराइड हो सकता है। तो ये ABCD का मतलब है ये A,B,C,D का मतलब है लिगेंड। क्या है? लिगेंड है आपके। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, अमोनिया जो भी आपको बनाना हो, तो 1 2 3 4 5 6 और भी बन सकते हैं आपके। C2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं, बस आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। सभी लिखने से मतलब है कि हम एकदम आपको ज़्यादा बोरिंग क्लास में ले जाएंगे, फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इतने में ही आपको बताएंगे। देखिए इसका तो समपक्ष विपक्ष तो आपका बनना ही नहीं है, क्योंकि हम क्या बनाएंगे आप इनकी स्थिति चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इनकी स्थिति चेंज नहीं कर सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा समपक्ष है और कौन सा विपक्ष है। ठीक है, यहाँ पर लीजिए हमने चेंज कर दिए, क्या आपको पता चलेगा? एक जैसे लिगेंड है, कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पर यही नहीं शो होगा कि कौन सा किससे बदला गया है। तो इसको तो छोड़ दें, आगे बढ़ जाते हैं अगले लिगेंड की ओर। अब इस पर आते हैं, इसमें कुछ आपको दिखने लगेगा कि यहाँ चेंज बदलाव हो रहे हैं, A और B। आप अपना जितना भी चाहे वक्त ख़राब कर लें इस पर, तो इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ला सकते हैं और यहाँ ला सकते हैं, बस इतना बदलाव कर सकते हैं। तो ये कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि एक ही चेंज है। अब आगे आ जाता है A2B2, तो एक तरफ A रखेंगे, एक तरफ B रखेंगे, तो ये आपका रूप पहला वाला हो जाएगा सिस यानी समपक्ष, और दूसरा हो जाएगा ट्रांस। बनाइए ट्रांस बनाएंगे तो हम बनाएंगे ऐसे, ए के सामने हमें A चाहिए और B के सामने B चाहिए, क्योंकि बता रहा है कि समपक्ष में 2 लिगेंड एक दिशा में होते हैं, 2 लिगेंड एक दिशा में, और विपक्ष में लिगेंड 2 एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये हो गया विपक्ष आपका। आगे आप अपना लिखना चाहें तो क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पर A2B2 लिख सकते थे, तो यहाँ पर A2BCD लिख दीजिए, लिख दें। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम ले लें इसको, अब यहाँ पर रब करें तो यहाँ पर A2 लिया था, तो A2 को लिख लें NH3 का होल ट्वाइज, और B2 को लिख लें Cl2। अब इसका हमें चित्र बनाना, M की जगह मेटल को ले लें कोबाल्ट, तो M की जगह बीच में क्या रखेंगे, कोबाल्ट। एक तरफ लगाइए आप सभी अमोनिया, क्या लगाइए, अमोनिया। 2 अमोनिया हैं, इधर लगा दिए एक ही दिशा में। 2 Cl हैं, एक दिशा में लगा दीजिए। लीजिए ये सिस बन गया समपक्ष। अब ये एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, तो अमोनिया एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विपक्ष यानी कि ट्रांस रूप, और क्लोराइड एक दूसरे के विपक्ष। है ना आसान? अरे बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये बातें समझने में बड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है। अब ऐसे इसका बनाएंगे, तो A2B2, यहाँ पर कोई मेटल ले लें, आयरन ले ली, और A की जगह पे आप ले लें H2O, B2 की जगह पे ले लें आप Cn का होल ट्वाइज, और C की जगह आप ले लें यहाँ पर Cl। लीजिए कितने लिगेंड ले लिए। तो आयरन कहाँ होगा आपका, बीच में, और 2 एक जैसे लिगेंड है साइनाइड, वो एक तरफ होंगे, और H2O और Cl एक तरफ होंगे, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। ये बन गया आपका समपक्ष यानी कि सिस। अब इसका आपको ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब एक जैसे 2 समान लिगेंड बिल्कुल समान एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने, यानी कि साइनाइड यहाँ आ जाए एक दूसरे के समान, या ये साइनाइड इधर आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे
Cn, यहाँ पर Cl नहीं, पहले से H2O है तो H2O लिख दो, और यहाँ पर लिख दो आप क्या चीज़, Cn। तो ये बन गया आपका विपक्ष, यानी विपक्षीय नेता है भाई, ये लीजिए नेता बन गए विपक्षीय। तो ये होते हैं उपसह संयोजन संख्या 4 वाले यौगिक। अब आ जाते हैं उपसह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिक, उनके भी उदाहरण आपको ऐसे ही बताते हैं। उपसह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिक, 6 वाले यानी कि आपकी मेटल धातु से, जैसे A4B2, ये देखिए 4 और 2 6, आप लिख देंगे M, A3B3, ये 4 योग 6 हो गए लिगेंड, M, A2B2C2, ये हो गए, या आप लिख दें M, ABCDEF, इतने। तो ये क्या है, 6 है, देखिए 4 और 2 6, साफ सुथरा लिखते हैं ताकि आपको दिखा दें, 4 और 2 6 लिगेंड, 3 और 3 6, 2 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये कैसे हो गए उपसह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिक। इनके सिस और ट्रांस बनाने हैं, तो 2 या 3 के आप एक को एग्जाम्पल देंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे बीच में केंद्रीय धातु आयन है और एक दिशा में लगे होंगे क्या, सभी लिगेंड, लीजिए एक दिशा में लगा दिए ए और यहाँ लगा दिया आपका बी, ये आपका रूप हो जाएगा सिस, यानी कि समपक्ष। ए सभी एक दिशा में है और बी एक दिशा में है, ये आप बात समझ रहे होंगे कि ए जो है वो एक दिशा में है और बी एक दिशा में है। अब इसका हमें विपक्ष बनाना है कि ए एक के दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएं, तो सामने लिख दो एम, ए के सामने ए, यहाँ आ गया ए के सामने ए, सभी ये इसके सामने, ये इसके सामने, और बी के सामने बी, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, एक दूसरे के सामने आ जाना चाहिए। तो ये रूप हो जाता आपका ट्रांस, है ना, बिल्कुल आसान। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे सिस और ट्रांस। इसका भी बना देते हैं आपके लिए, अगर इसका कोई एग्जाम्पल चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ लिख दें CONH3 का होल 4 और Cl2, 6 लिगेंड हो गए। इस यौगिक का हम रूप लिख रहे हैं, तो आपको बस समझाना है, 1-2 एग्जाम्पल देके बाकी आप समझ जाएंगे। इतने नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करने वाले भी हैं। तो लिखेंगे CO बीच में NH3 और यहाँ पर Cl, देखिए एक दिशा में दिखाने होंगे, तो यहाँ NH3, ये आपकी संरचना हो गई कैसी, सिस। क्या हो गई, सिस, SIS सिस, CIS सिस ये बन चुका है। तो आपका बोलेंगे कि अमोनिया सब आपको एक दिशा में दिख रहा है, अब इन्हें एक दूसरे के अपोजिट कर दो। अपोजिट करना है तो आपको लिखेंगे CO, NH3 के सामने NH3 आ जाना चाहिए और क्लोराइड के सामने क्लोराइड आ जाना चाहिए, NH3 और Cl के सामने Cl आ गया। ये आपका बन गया ट्रांस रूप। क्या बन गया, ट्रांस। ये ऐसे होते हैं। अब आप इसका भी बना सकते हैं, जो 3 लिगेंड हैं एक दूसरे के सामने कर दें, ये 3 लिगेंड एक दूसरे के सामने कर दें। पहले लिखेंगे एक साइड में, फिर इसको हम एक दूसरे की विपरीत दिशा में कर देंगे। तो ये होते हैं उपसह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिकों की ज्यामिति समावयवता। और ये समावयवता आपकी जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है। कितनी, अष्टफलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। नंबर 2 होगी आपकी प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 और अंतिम समावयवता दी एंड हो जाएगी यहां से, तो लिखेंगे प्रकाशिक समावयवता।
प्रकाशिक समावयवता का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा प्रकाशिक ध्रुवण घूर्णक यानी कि समतल प्रकाशिक घूर्णक जो हमारा होता है दर्पण, क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवण घूर्णक को हम बोलेंगे दर्पण यानी कि मिरर, शीशा जिस पर हम खुद को अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी इमेज को देखते रहते हैं। दर्पण पर किस प्रकार से यौगिक संरचना प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो होती है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यह होती है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा में होती है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी ये होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे हम स्मॉल डी रूप भी कहते हैं, स्मॉल डी रूप, स्मॉल डी बोलते हैं रूप इसका, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी से लिखा जाता है। तो पहली जो संरचना जो घड़ी की दिशा में होती है, कौन सी, घड़ी की दिशा में, उसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर कोई दर्पण पर हमें विपरीत दिशा में दिखाई देती है तो वो घड़ी की विपरीत दिशा होती है, घड़ी की विपरीत दिशा, इसे बोलते हैं वाम, जिसे वामावर्त, वाम ध्रुवण घूर्णक, ओ सॉरी घूर्णक को लिख दिया घूर्णक। जब घड़ी की विपरीत दिशा में कोई ऑप्टिकल ज्यामिति होती है वो घूम जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में लिबियो रोटेटरी, लिबियो रोटेटरी, इसे बोलते हैं स्मॉल एल रूप। ये आपको बात याद रखनी है, जो दर्पण पर पहले से, दर्पण से पहले कोई प्रतिबिंब बनता है, अगर वो घड़ी की दिशा में घूम जाता है तो उसे हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल डी से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में कोई घूम जाता है तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, जिसे लिबियो रोटेटरी यानी कि यल रूप से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको बताते हैं मिरर पर यानी दर्पण पर कैसे प्रकाशित होती हैं संरचनाएं। लीजिए इसको अब हम मिटा देते हैं, यल रूप और डी रूप याद रखिए। ये डेक्स्ट्रियो रोटेटरी बहुत से नाम नहीं ले पाते हैं लेकिन इसको याद करना होगा। तो दर्पण पर बनाते हैं, एक 6 वाला बना देते हैं और एक 4 वाला बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखें MA2B2, इसका कोई रूप ले लें तो लिख लेंगे यहाँ पर NiCN का होल ट्वाइज और H2O, ये हो गए। ये इसका रूप लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है रूप में कि मेटल है, मेटल निकल, A लिगेंड A2 लिगेंड है यानी साइनाइड 2 हैं और B2 यानी कि 2 जल के अणु हैं। तो इसका हम रूप लिखेंगे M, और A को एक दिशा में दिखाएंगे और B को एक दिशा में। हो सकता है इस पर कोई प्लस माइनस हो सकता है ये आयनिक हो तो यहाँ पर प्लस माइनस, और इसके बीच में लगाएंगे हम दर्पण। ये क्या लगा होगा, दर्पण, मिरर। तो ये पहला रूप होगा डी रूप, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रियो रोटेटरी, डी रूप, डेक्स्ट्रियो रोटेटरी बोलेंगे। और उसके बाद में इसका रूप बनेगा दर्पण पर, जो दर्पण के नज़दीक होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, बी। अभी देखिए बी कहाँ है, इधर, अब यहाँ पर हो जाएगा यानी कि एम, और ए इस तरफ चला आएगा और ये प्लस माइनस के सिंबल यहाँ आ जाएंगे। ये जो होता है ये आपका रूप प्रदर्शित होता है यल रूप यानी कि लिबियो रोटेटरी। तो प्रकाशिक समावयवता दर्पण पर जब घड़ी की दिशा में होते हैं तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रियो रोटेटरी, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में होते हैं वो लिबियो रोटेटरी होते हैं। अब इसका देखिए ये निकिल धातु है, यहाँ पर साइनाइड जुड़े हैं इस तरफ,
और जल जुड़ा है यहाँ पर। इस पर हम आयनिक कंपाउंड अगर इसे बनाए तो बना लेते हैं। तो साइनाइड 2 और जल 2, पोटेशियम। तो यहाँ पर SO4 यानी कि प्लस के 2 लगा लीजिए आप। ये आपका कोई डी रूप है। इसका आपको ध्रुवण घूर्णक यानी कि प्रकाश बनाना है। किस पर? दर्पण पर। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएंगे, +2 यहाँ आ जाएंगे, आ गए, और निकिल हो जाएगा बीच में, और जल के अणु जो दर्पण के नज़दीक हैं वो हो जाएंगे उल्टे, जल इस तरफ आ जाएगा और साइनाइड हो जाएंगे दूसरी ओर। तो ये आपका बन जाएगा यल रूप। दीजिए, कितना आसान है कि दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उसका प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अणुसूत्र तो बिल्कुल एक समान होते हैं, लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। तो ये हो गए उपसय संयोजन यौगिक वाले कितने? 4 संख्या वाले, 4 वाले। इसी प्रकार से आप 6 वाले देख लें। तो यहाँ लिखेंगे A4B2। क्या लिख दें? A4B2, या लिख दें A2B2, A4B2 लिख दें। तो यहाँ पर साइनाइड को 4 कर दें और जल को 2 रखें। तो यहाँ पर हम A4B2 करेंगे तो A यहाँ ले लेंगे, A यहाँ ले लेंगे। तो ये A इस तरफ चला जाएगा, A इस तरफ चला जाएगा। साइनाइड 4 ले लिए, साइनाइड यहाँ आ जाएंगे और साइनाइड यहाँ आ जाएंगे, और एक साइनाइड यहाँ आ जाएगा, साइनाइड यहाँ आ जाएगा। लीजिए, अब ये उपसय संयोजन संख्या वाले 4 वाले यौगिक बन गए। तो ये होती हैं उपसय संयोजन यौगिकों में समावयवताएं। यकीन है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बस क्या करना है आपको, बेल आइकन जो थंब है आपका, जो थम्स आइकन है उसको आपको प्रेस करना है, यानी कि वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल से जो हमारे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अब शुरू होने वाला है सेकंड पेपर। दोबारा से अब पढ़ाएंगे हम आपको सेकंड पेपर। उस समय आपको इस लॉकडाउन के समय में पढ़ाया था तो ज़्यादा स्टूडेंटों ने वो पढ़ नहीं पाया था, तो इससे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं और उनको वीडियो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप क्रम के अनुसार से आपको फर्स्ट पेपर से लेके एंड तक, बायोमोलिक्यूल्स तक यानी कि जैव अणु तक हम पढ़ाएंगे। या पहले चैप्टर से लेके शुरुआत करेंगे, IUPAC बताएंगे, फिर उसके बाद में हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, अल्कोहल बताएंगे। ऐसे क्रम वाइज आपको पढ़ाते रहेंगे और सिलेबस को दिसंबर से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। दिसंबर से पहले कंप्लीट करने का रीज़न है कि फिर आपको हमें तैयारी करानी है अनसॉल्व पेपर से लाइव होकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।